चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश बुक, और डिस्कस नहीं कहेंगे, हम इसे रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और कैश बुक में जो चीज़ें मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ ये थोड़े से ट्रांजैक्शन जो हैं वो लाइन से हटके हैं, आप समझ रहे हैं। नॉर्मल कैश बुक ट्रांजैक्शन मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा थोड़े हायर ऑर्डर के ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसमें कुछ नॉर्मल वाले भी होंगे बीच बीच में, वो सपोर्ट होती है, ठीक है। आइए, लो बेटे, अब जैसे पहला है आपको पता है, ठीक है। इसमें अंदर मुझे ये येलो वाला आपसे डिस्कस करना है बस। अच्छा, येलो वाले के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाले जो ऊपर के सारे हैं ये सारे ऑलरेडी इसके अंदर शो कर दिए हैं। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे सुनेगा कैसे। कह रहे 2000 रुपये बैंक में छोड़कर बाकी सारे बैंक से निकाल लो। क्या करूं मैं इसे, इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है कि बैंक से कितने निकाले। अब ये अमाउंट आपको खुद निकालना है। अब मैं ये अमाउंट कैसे निकालूं कार्तिक। टोटल रिसिट, यू मीन दिस वन या दिस वन, ये दोनों रिसिट हैं बेटे। अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बैंक की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे रिसिट, और इसका टोटल आप देख लीजिए ज़रा कितना आ रहा है। 80,000 प्लस 1,00,000 कितना, 77,000 बेटे, ये आ रहा है 2,57,000। इसका मतलब हमने इतने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं पूरे महीने में, और इसमें से माइनस करेंगे हम टोटल ऑफ बैंक पेमेंट साइड की, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है 2,37,500। अब जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, हट नालायक कह रहा है बुक वैल्यू। बिल्कुल, दिस इज बैलेंस अवेलेबल इन बैंक राइट नाउ, जो अभी है, अभी है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है बैंक में बस कितना, इतना नहीं छोड़ना, ये है कह रहा है इतना नहीं चाहिए बैंक में, बैंक में बस कितना मेंटेन करना है, 12,000। तो बाकी के 7,500 बैंक से, यही 7,500 इसकी वैल्यू है। अब इसकी एंट्री कार्तिक करवाओ। ये इतनी हमें निकालनी है, हाँ, बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक इसकी कॉन्ट्रा हो जाएगी। और डेट है बेटे 31 जनवरी, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि एंट्री डल रही है कैश डेबिट टू बैंक, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक, और कैश कॉलम में लिखेंगे 7,500, और यहाँ टू बैंक है, और यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 7,500, और डेट आ जाएगी हमारी 31 इसके बाद। इसके बाद आप इसको टोटलिंग बैलेंसिंग जो भी हम करते हैं ना, वो इसके बाद वाला काम है। समझ आया ट्रांजैक्शन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटे, इसमें देख के बताओ ज़रा। अब जैसे पहला है, पहले का क्या असर होगा कैश बुक में, ये कैश बुक है हमारी, क्या असर पड़ेगा। इसका जो एंट्री है वो इन्वेस्टेड इन शेयर्स अकाउंट, बिल्कुल, इसकी एंट्री हो रही है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री ये हो रही है। और क्योंकि एंट्री में कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि पेमेंट कैश में है तो यहाँ आएगा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा 2% ऐड कर दो बेटा। 400 के हिसाब से लूँ कि 100 के हिसाब से लूँ, 400
मतलब जो शेयर हमने खरीदे वो कितने थे? 100 शेयर थे। एक शेयर पर वैल्यू जो लिखी थी, उसके ऊपर ना वैल्यू लिखी होती है, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। समझ रहे हैं आप उसके? अच्छा, जैसे आपने कभी कभी देखा है जो पुरानी करेंसी होती है, पुराने नोट देखे हैं ना आपने? पुराने नोट कितने रुपए का देखा है? 5 रुपये वाला देखा है? अब उससे हमने जो देखा है वो ग्रीन कलर वाला देखा है। पहले भी होते थे नोट 5 रुपये के, 2 रुपये के, 1 रुपये के नोट जो होते थे। अब वही नोट, उसके ऊपर लिखा कितना होता है? 1 रुपये तो लिखा होगा एक नोट, 1 रुपये के नोट पे, पर वही नोट वैल्यू में ज़्यादा चल जाता है, अगर आपको पता हो तो। मेरी तरफ ऐसे ही क्यों देख रहे हो? कभी नहीं सुना? अरे हाँ, वो एंटिक बन गए अपने आप में। मतलब पुराने सिक्के आपने सुने? पुराने सिक्के, 1 रुपये का सिक्का जो बहुत पुराना था, आज आप उसे अगर किसी को दोगे ना, 1 रुपये का नहीं है वो, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। उसके ऊपर लिखा एक है, उसे कहेंगे फेस वैल्यू, पर जिस वैल्यू में वो चलेगा वो है उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। समझ रहे हो? ऐसा ही है यहाँ शेयर पर लिखा कितना था? 100, पर हमने कितने का खरीदा? आज की वैल्यू। हमने आज की वैल्यू पे खरीदा उसे। तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 40,000। और 40,000 का 2% लगेगा, 40,000 का 2% कमीशन लगेगा, 800 रुपये ऐड हो जाएंगे। 40,000 800 यहाँ लिखा जाएगा। समझ आया? अगला बताओ। बाय इन्वेस्टेड इन शेयर्स लिखेंगे या बाय सिर्फ? बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बताइए सेकंड वाला। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4,000 पेड इन एडवांस। नहीं बेटे, यहाँ प्रीपेड नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मालिक का होता है। अच्छा, मालिक ने बिजनेस में से पैसे निकाले और अपने अगले साल का इंश्योरेंस करवा लिया। ओए, हमें क्या लेना? वो अपने अगले खर्चे दे, अपने पिछले खर्चे के पैसे दे, या अपने प्रेजेंट खर्चे का पैसा दे, हम तो ये मानेंगे कि वो ड्राइंग कर रहा है। अच्छा, हमारी बला से अगर वो बिज़नेस में से पैसे निकाल के ले जा रहा है, तो चाहे वो उस पैसे को यूज़ करे और चाहे ले जाके नहर में फेंक दे, हमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। वो उस पैसे का क्या करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी नज़र में इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये बात है कि उसने पैसे बिजनेस में से निकाले हैं। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ गए? हाँ, अगर पेमेंट बैंक से हुई होगी तो यहाँ पर बैंक कॉलम में लिखा जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। अब फिलहाल कुछ नहीं है तो कैश में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। अगर लाइफ नहीं लिखा होता, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर ये किसी चीज़ का इंश्योरेंस होगा, मशीन का, बिल्डिंग का, ये फिर प्रीपेड इंश्योरेंस बन जाता। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू कैश, क्योंकि ये अगले साल का है। फिर टाइम देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है किसी एम्प्लॉय की सैलरी दी है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी दी है जो कि कितनी है? 6,000। और इसके पैसे ओनर, जिसका नाम महेश है, उसने अपने पैसे में से दे दी एम्प्लॉय की सैलरी। बेटा होगी, क्यों नहीं होगी एंट्री? उसने बिजनेस में से निकाला पैसे। बिजनेस, अरे उसने अपने घर से दे दी। देख हुआ क्या होगा, ये बिजनेस है और इसका कोई एम्प्लॉई है, ये रहा। अच्छा, इस बिजनेस का जो मालिक है वो यहाँ रहता है, ये मालिक का घर है। अच्छा, ये ना अपनी सैलरी लेने जा रहा था, ठीक है। अच्छा, ये इस रास्ते से जा रहा था, रास्ते में ही ये मालिक इसे मिल गया। अच्छा, इस मालिक की पॉकेट में ना पैसे हैं, वो पैसे इसके अपने हैं कि बिजनेस के होंगे? अपने हैं। तो इसने इससे पूछा कि भाई तू क्यों जा रहा है? इसने बोला मैं वहाँ सैलरी लेने जा रहा हूँ। इसने अपनी पॉकेट में से पैसे इसे दे दिए। कह रहा ले तू वहाँ जाएगा, ले और जा, घर चला जा अपने वापस। बिल्कुल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ बेटे, अच्छा उस एंगल से आप कह रहे हैं वो एक अलग बात है, मैं वैसे कह रहा हूँ एंट्री तो डलेगी, एंट्री डलेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ,
और क्योंकि एंट्री जो डल रही है सैलरी डेबिट टू कैपिटल, उसमें ना कैश डेबिट है ना क्रेडिट है, तो उसे कैश बुक में नहीं लिखेंगे। अगला देखिए, ये हो गया ये वाला। 40,000 रुपये लॉन्च कर दिए, लॉन्च मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल है। अगला देखिए, 10,000 रुपये एन कैश कर लिए। एन कैश का मतलब होता है ये जो रेड वाला है ये नहीं लिखा होगा, आपके लिए सिर्फ ग्रीन वाला लिखा मिलेगा। इसका मतलब है बैंक में से 10,000 रुपये निकाले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला, बताओ बताओ बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सरासर गलत। अच्छा चलो, इतनी सैलरी 30,000 रुपये की दे दी, मतलब कैश दिया होगा, तो कैश तो क्रेडिट होगा। मैं एंट्री में बात कर रहा हूँ, आप खुद दिमाग लगा लेना कैश बुक के अंदर। अब कह रहा है 1 महीने की सैलरी कितनी होती है, 3,000, उस हिसाब से सैलरी बनती कितनी है, 36,000, 12 महीने की, तो हो गई 36,000। और कह रहा है हमने 30,000 ही दी है, इसका मतलब सैलरी डेबिट तो 36 से हुई, पर हमने 30 के ही पैसे दिए हैं, तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग भी होगी 6,000 की, तो 30,000 वाला हिस्सा ही अंदर जाएगा। मतलब हम यहाँ बाय सैलरी 30 ही लिखेंगे, बाकी के 6 की एंट्री नीचे भी जाएगी नोट्स के अंदर ऑब्वियसली। अरे अगर 1 महीने की इतनी है तो 12 महीने की तो 36 बनती है, तो तुमने 30 ही क्यों दी? या तो बता कि एम्प्लॉय को जॉब पे कब रखा था, हो सकता है एम्प्लॉय को जॉब पे 2 महीने बाद रखा हो, शुरू के 2 महीने में एम्प्लॉय ना हो, अप्रैल और मई में, समझ गए? हाँ, आगे देखिए, अगला क्या होगा बेटे, क्या कह रहे हो? गलत। रेंट डेबिट क्यों किया तुमने, पहले बताओ। रेंट डेबिट जब होता है जब वो खर्चा होता है, सोचो सोचो सोचो। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, एग्जैक्टली, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट डलेगी। कुछ बच्चे इसकी एंट्री डालते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर रेंट रिसीव्ड लिखा, हाँ, रेंट रिसीव्ड होता तो हम ये एंट्री डालते। अभी कह रहा है रेंट कमा लिया है, कमा लिया, कमाने के लिए कह रहा, मिलने के लिए तो नहीं कह रहा। तो कमा लिया है मतलब इनकम तो हो गई है, रेंट क्रेडिट तो होगा, पर कैश डेबिट नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसे नहीं मिले, तो इस एंट्री को अंदर नहीं लिखेंगे, बाहर लिखी जाएगी। अगला देखिए, 5,000 रुपये का माल एक एम्प्लॉय को दे दिया उसकी सैलरी के रूप में, कैश बुक में ही एंट्री नहीं डलेगी। कुछ तो वैसे एंट्री तो होगी, मैं मान रहा हूँ कैश बुक इससे अफेक्ट नहीं होगी, एंट्री तो डलेगी। एंट्री डलेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बिल्कुल सही। एंट्री में ना कैश है ना बैंक, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो इसके अंदर नहीं आएगी। सही है ना ट्रांजैक्शन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं बेटे, तीसरा ट्रांजैक्शन। मुझे सिर्फ ये येलो वाला हिस्सा जो ये बताना है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट आप यहाँ लिखते हैं ना, बोलो बोलो बोलो, अरे यहाँ लिखते हैं ना इसे। बैंक ओवरड्राफ्ट को इनमें से भी किसी नाम से दिया जा सकता है आपको, ये आपको तभी तो पता लगेगा जब तुमने बीआरएस का चैप्टर किया होगा। अब तो तुम कर चुके हो बीआरएस का चैप्टर। तो वीडियो वाले बच्चों, अगर तुम में से किसी को दिक्कत हो कि ये क्या है, आप बीआरएस की हमारी पहली वीडियो देखिएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्या कलेश है। ठीक है, तो बेटे बैंक का क्रेडिट लिखा हो या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हो या ड्यू टू बैंक लिखा हो, इन सब का एक ही मतलब है ये।
याद रहेगी बात, ठीक है। नीचे के ट्रांजैक्शन हेल्पिंग ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैं उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ज़रा आप मुझे बताएंगे, जैसे 4 तारीख का बताओ। बिल्कुल सही। इसकी एंट्री समझाऊं? कह रहा है 1 लाख रुपए की कैपिटल आई है, जिसमें से 60,000 बैंक में रखे हैं। अगर 60,000 बैंक में रखें, अरे चल जाओ भाई, नाराज़ क्यों हो पेन भाई, यहाँ 60 तो 40 का कैश ही रखा होगा, और दोनों का रीज़न कैपिटल है। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 60, 40 और 1 लाख, ठीक है। अगला वाला देखिएगा ज़रा, अगला वाला कह रहा है हमने 13,000 रुपये का माल खरीदा, CGST और SGST अलग हैं, और 14,000 रुपये हमने उसे पूरे सेटलमेंट में दिए हैं। बेटा इसके यहाँ पहले जर्नल एंट्री डाल देते हैं हम, फिर बात करते हैं। एंट्री डलेगी परचेज अकाउंट डेबिट 13,000, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। सुनो, 13,000 का कितना 6%, 780 का 1, 780 का 2 और 2 कैश है, बैंक है, चेक दिया है क्या? चेक है ना, तो 2 बैंक लिखेंगे। कह रहे बैंक में से चेक हमने 14,000 का ही दिया है, ठीक है, और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। कितना डालूं? ये टोटल बन रहा है 14,480। तो यहाँ अब देखो तुम इससे कैसे निपटोगे। आपको पता है ये डिस्काउंट आप ही की वैल्यू पर लगेगा, बस आप डिस्काउंट GST के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, वरना तो सरकार के नुकसान हो जाएंगे। GST आप डिस्काउंट ले रहे हो या दे रहे हो, आप अपनी वैल्यू पर करोगे डिस्काउंट का लेन देन, गवर्नमेंट के टैक्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हम। तो इसकी पोस्टिंग जब आप करेंगे तो क्या होगा, एक काम करते हैं बेटे, सुनो, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि ये जो डिस्काउंट है इसका लेन देना किसके साथ है? परचेज के साथ। अगर मैं यहाँ से ये 480 हटा दूँ तो 480 इसी में से तो कम होंगे, है ना। तो 13,000 में से 480 में हटा रहा हूँ, तो वो आ गया 12,520। इसी की पोस्टिंग कर लो बस आप। और वो जो 480 वाली एंट्री थी, क्या परचेज डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, वो चली जाएगी जर्नल प्रॉपर के अंदर, समझे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? बाय परचेज, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट, और ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर नहीं, बैंक के अंदर आ जाएगी। पीयूष, कोई गहरी सोच? हाँ जी, 480 नीचे वाली एंट्री में दिखेगी ना, जो जर्नल प्रॉपर के अंदर, इसके अंदर दिखेगी वो एंट्री एज इट इज़। अरे इसके अंदर तो नहीं है, क्योंकि ये एंट्री मैंने कैश बुक के एंगल से करी है ना। अगर मैं एक एंट्री और डाल दूँ, ले तेरी संतुष्टि के लिए, परचेज डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 480, ले हो गया सब कुछ। अब ये एंट्री में क्योंकि बैंक है तो इसे तो जगह कैश बुक के अंदर ही मिलेगी, और इस एंट्री में ना कैश है ना बैंक है, तो इसे यहाँ जगह मिलेगी। और मैं ये अभी बना नहीं रहा, मैं अभी कैश बुक बना रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए ज़रा, और कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो टेढ़ा मेढ़ा हो। बेटा ये मैं कैसे साफ कर रहा हूँ इसे मत देखो, ये हाँ जी, अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो 480 रुपये का भी लेन देन बच रहा होता, बाकी में उसका नाम लिख देते हम बस। अब ज़रा इसके अंदर आइए, परचेज गुड्स फॉर इतना प्लस CGST SGST इशूड है चेक, ये तो इजी है, हो जाएगा।
बॉट गुड्स इंक्लूडिंग IGST 12% इतने में। एंट्री कार्तिक बताना। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कैश का खरीदा है? हाँ कैश ही मानेंगे, कुछ बोल नहीं रहा तो। हाँ तो परचेजेस है 6720। नहीं, इंक्लूडिंग IGST है ये। सुन, मैंने X रुपए का माल खरीदा, उसमें मैंने 12% ऑफ X क्या ऐड किया, उसके बाद 6720 आया है। देखना, इंक्लूडिंग IGST। मतलब टोटल वैल्यू ये यहाँ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज 112% वैल्यू। इसे 112 से डिवाइड कर दो और 100 से, तो आपको x की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू मिल गई 6000 और ये आ गई 720। और इस एंट्री में कैश, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज और बाय इनपुट IGST, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के ट्रांजैक्शन का। आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये वाला देखिएगा ज़रा, 15 तारीख का। कह रहा है हमने फर्नीचर खरीदा और इतने का चेक दिया है, इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। मैंने, चलो एंट्री बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट और टू बैंक। बोलो कहाँ लिखूँ इसे? 22,400 ये इसके अंदर आएगा क्योंकि वो चेक बना के दिया है, और चेक तो टोटल वैल्यू का ही दिया होगा, फर्नीचर का भी और दोनों टैक्स का भी। तो ये वैल्यू कितनी परसेंट वैल्यू है? 112, क्योंकि 6% के दोनों टैक्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो इंटू 100 कर लो, क्योंकि कह रहा है जो हमने चेक दिया है वो इतने का चेक दिया है। अब इसके अंदर 6% का CGST भी ऐड है, नॉर्मल वैल्यू का 6%, और 6% का ही इसके अंदर SGST भी ऐड है। तो टोटल 112% ही तो हो गया। सुन, तूने फर्नीचर X रुपये का ख़रीदा, ठीक है, और प्लस तूने इसके अंदर क्या किया, 6x/100 का CGST और प्लस 6x/100 का, उसके बाद 22,400 आया। अब सुन ले पूरा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 100 आ जाएगा LCM में, ऊपर आ गया 100x और टोटल हो गया 112x। x को जब सॉल्व करोगे तो ये हटकर यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा नीचे 112। यही तो मैं कर रहा था, ये देख सेम ही तो कर रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा 20,000, इसके अंदर आ गया 1200, इसके अंदर आ गया। तो इसमें बैंक क्रेडिट है, तो यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST और 3 अमाउंट यहाँ आ जाए। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन देखिएगा ज़रा। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपको लग रहा हो तो बताइएगा। इसमें चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट को अतुल अकाउंट आएगा। क्यों? कलेक्शन फ्रॉम अतुल। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसमें क्या होगा, 18 तारीख, अच्छा इसके अंदर 19 तारीख विजिबल नहीं है, 19 तारीख हिडन है, तो काम तो करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, 18 तारीख को अतुल से पैसा मिला, तो 18 तारीख की एंट्री सोच लो पहले। चेक थोड़ी मिला है यार,
डिपॉजिटेड तो डिपॉजिट तो कैश भी हो सकता है। कितने का चेक मिला, वो कितने का कैश मिला? 15,000। अब यही कैश ये 18 को मिला है, 19 तारीख को इसे बैंक में भेज दो, बैंक डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा हो जाएगी। अच्छा, दोनों एंट्रीज का असर आएगा कैश बुक पे, क्योंकि एक में कैश है तो यहाँ लिखेंगे टू अतुल इसमें, और ये कॉन्ट्रा है तो दोनों तरफ इम्पैक्ट डालेगी। सर अगर लिखा होता कि अगर चेक से मिला है, अगर चेक होता ना यहाँ पर तो चेक इन हैंड होता पहली एंट्री में, और दूसरी एंट्री में चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाता और बैंक डेबिट हो जाता। ठीक है। अच्छा, 29 का क्या करोगे? ड्रू फ्रॉम बैंक वाले तो पे सैलरी। हाँ 29 वाला, 29 का ऊपर वाला ये वाला, एक एंट्री के दो एंट्री, मर्जी है वैसे तो आपकी। स्मार्ट वर्क है, एक एंट्री से काम चलाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं पहले हम इसकी एंट्री डालेंगे, इसकी एंट्री वो डालते हैं कैश डेबिट टू बैंक। अब वो कह रहे हैं फिर हम सैलरी के पैसे देंगे, फिर वो क्या करते हैं सैलरी डेबिट टू यही कैश क्रेडिट कर देते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कैश से कैश तो कट गया, अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी, सैलरी डेबिट टू, तो इसे डायरेक्टली लिख दो ना बाय सैलरी बैंक कॉलम में। समझ गए? स्मार्ट वर्क यही है, वरना कॉन्ट्रा करोगे तो यहाँ भी लिखो यहाँ भी लिखो फिर सैलरी भी दो। सर तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे फिर कि कैश अकाउंट डेबिट भी लिख देंगे, लाइक जैसे मान लो एक ही एंट्री में लिख अरे बच्चे ऐसा करते हैं, कि कैश अकाउंट डेबिट फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना हम, कर देते। ऐसा तो कर ही नहीं सकते। या तो दो एंट्री डालो, पहले निकालने की फिर सैलरी देने की, या फिर डायरेक्ट सैलरी दे दो निकाल के। ठीक है, आगे चलो। देखते हैं ज़रा इसके अंदर है कुछ ऐसा। नवीन्स चेक डिसऑनर्ड, इसकी देखो हर सब कुछ एंट्री के अंदर छुपा हुआ है। पहले इसकी एंट्री सोचो, 3 तारीख की जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जर्नल एंट्री की। इसकी जर्नल एंट्री बन रही है, ठीक है। अच्छा सोचो, यहाँ 2 तारीख की एंट्री हुई थी कुछ, सोल्ड गुड्स टू नवीन ₹400। अब मान के चलो, तो पहले 2 तारीख की एंट्री डली होगी, नवीन डेबिट टू सेल 400, और ये एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं आएगी क्योंकि कैश बैंक नहीं है। अब क्या होगा, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नवीन 380 20, और अब ध्यान रखना 380 रुपये वाला हिस्सा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 380 वाला अंदर चला जाएगा, और यहाँ लिख देंगे टू नवीन 380। उसके बाद फिर क्या हुआ अगली एंट्री में 5 तारीख को, कह रहे चेक डिसऑनर हो गया और 10 रुपये बल्कि हमारे बैंक में कट गए। हमारे बैंक में 380 रुपये बढ़े नहीं हैं, बढ़ने चाहिए थे, बढ़े नहीं हैं, बल्कि 10 कम हो गए। अब क्या करूं, नवीन को डेबिट कर देंगे, और जो बैंक, ये जो आपने बैंक बढ़ाया था क्या सच में बढ़ा, बल्कि घट गया, तो बैंक को कितने से कम करोगे, 390 से कम करेंगे, और जो डिस्काउंट दिया था वो कैंसिल कर देंगे हम उसका। अब 410 लेने हम उस नालायक से, और इसे कैश बुक में कैसे लिखेंगे, बाय नवीन ओनली 390, 20 रुपये वाला हिस्सा जर्नल प्रॉपर के अंदर चला जाएगा, इसके अंदर, समझे? नहीं, ये मैंने ये वाला एक ट्रांजैक्शन माना था ताकि मैं 20 रुपये डिस्काउंट मान सकूं, सही है। ये दे नहीं रखा था ना इसके अंदर, तो मैंने एज्यूम कर लिया ताकि क्वेश्चन के अंदर जान आ जाए। इसका क्या होगा कार्तिक नहीं बताएगा, जी बताओ।
नहीं बेटे, स्मार्ट वर्क नहीं है। नहीं ना, नहीं चाहिए ही नहीं, हमें ऐसी चीज़ें ही नहीं चाहिए। जब हम टाइम बचा सकते हैं तो हम 2 एंट्री वाला काम ही नहीं करेंगे। तुम क्या कर रहे हो, पहले इसकी एंट्री डालोगे और फिर 300 रुपये बैंक में डालोगे। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट करो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, डायरेक्टली करो ना। 100 रुपये कैश में, कितने का माल बेचा है, 400 रुपये का, 300 बैंक में रखने हैं तो 100 रुपये कैश में रख लो। तो यहाँ एक बार में लिखो टू सेल, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, सही है। अरे क्यों कटेंगे मार्क्स, ये बिल्कुल सही है। अगर इन दोनों में डेट अलग अलग होती तो मैं 2 एंट्री करूँ ना, जब एक ही डेट है तो हम पागल थोड़ी है जो ऐसा काम करेंगे। इसमें देखिए हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम मत ले लेना, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा नालायक। सही है। तो 12 तारीख में क्या लिखोगे, बाय मशीनरी कितना, अगले में क्या लिखोगे 13 तारीख में, इसमें भी बाय मशीनरी ही आएगी क्योंकि ये खर्चा मशीन के अंदर ही ऐड होगा, तो यहाँ पर भी बाय मशीनरी ही आएगी। पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन, मशीन को इंस्टॉल करवाया होगा, फिक्स करवाया होगा। अरे वही होगी मशीन डेबिट। जब तक हमारी मशीन पुट टू यूज़ नहीं हो जाएगी, यूजेबल नहीं हो जाएगी, तब तक खर्चा उसी के अंदर ऐड होगा। वैसे पुट टू यूज़ वाला सिस्टम होता नहीं है। सिस्टम हम कहते हैं ना, कब तक खर्चा, कब तक एसेट के अंदर ऐड होगा, जब तक एसेट यूजेबल नहीं हो जाती। ऐसा गलत है, ये लैंग्वेज गलत है। आपके लेवल पे ये बताई जाती है। लैंग्वेज होती है क्या पता है, जब तक हमारी एसेट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग यूनिट नहीं बन जाती, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, इनकम जनरेट करने लायक नहीं बन जाती। समझ गए, ये है इसकी रियल लैंग्वेज। पर आपके लेवल पे यही बताया जाता है कि जब तक हमारी एसेट यूजेबल नहीं हो गई तब तक खर्चा उसी के अंदर जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। समझ गए। लो जी, इसमें देख के बताओ ज़रा कोई टेढ़ा मेढ़ा ट्रांजैक्शन। छः तारीख का क्या होगा, पहले इसका बता दो सिर्फ। इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं डालूं तो उसे कैश बुक के अंदर जगह, उसके अंदर उसको जगह मिलेगी इसके अंदर, है ना। अगर इसकी जर्नल एंट्री डालूं तो इसकी एंट्री बन रही है क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कल्पना, कितना 10,500। ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने एंट्री बनाई है, अदरवाइज इसे जगह मिलेगी परचेज बुक के अंदर। अच्छा, कल्पना का कनेक्शन यहाँ है। कह रहा है हमने कल्पना को 10,000 का ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट मतलब चेक का ही भाई, और बैंक से ही बनवाना पड़ता है, और बैंक वाले इसके पैसे भी लेते हैं ड्राफ्ट बनाने के। ठीक है। कितने का चेक बनवाया है, पर देने कितने थे, देने 10,500 थे। तो क्या चक्कर है, और बैंक वालों ने 25 रुपये ड्राफ्ट बनाने के हमारे अकाउंट से काट लिए। एंट्री क्या डालूं, एंट्री के हिसाब से कल्पना को तो डेबिट करना पड़ेगा, है ना। फुल सेटलमेंट है, ध्यान रखना। टू बैंक, बैंक में से कितने कटेंगे, हमने ड्राफ्ट कितने का बनवाया है 10,000, तो वो कटेंगे, और बैंक वाले अपने भी तो काट लेंगे, तो टोटल कटेंगे 10,025। और क्या लिखूं, और क्या लिखूं, अरे डिस्काउंट भी तो हमें रिसीव हुआ है उससे, कितने का
475 का या कुछ और? बोलो ना। 500 आपको कोई बैंक चार्जेस का हमारा कटा है ना, क्योंकि हमने इशू 25 रुपये हम उससे क्यों लेंगे? 25 रुपये उससे नहीं लिए जाएंगे। एंट्री तो बना दो, ये 10,000 करो यहाँ पे और यहाँ पे 500 और दूसरी चार्जेस के लेंगे। चार्जेस की एंट्री अलग बना दूँ? ऐसा कर लेते हैं लोग। वैसे यहाँ पे भी बन जाएगी, तुम दिमाग लगा नहीं रहे हो। इसके अंदर 500 ही लिखेंगे और ये जो 25 रुपये हमारे अकाउंट से कटे हैं ये हमारा खर्चा है, तो हम इसे बैंक चार्जेस में डेबिट करेंगे। ये डेबिट होगा, क्रेडिट क्यों होगा? मेरा खर्चा हो गया यार। अब तुम ठीक से सोचो, 10,500 देखो पहले, 10,500, 10,000 इसके अंदर और 500 ये रहे, और 25 से 25 ये रहे। अच्छा, इसे लिखेंगे कैसे? जो 25 का कनेक्शन है वो 25 का कनेक्शन इसके साथ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैंक चार्जेस। 25 तो उसके आ गए। अब जो बाकी के 10,000 इसके अंदर है उनका कनेक्शन कल्पना के साथ है, समझ रहे हैं आप? तो बाय कल्पना 10,000 का ये आ गया। अच्छा, ये जो 500 रुपये का कनेक्शन है इसका कनेक्शन भी कल्पना के साथ है, तो कल्पना टू डिस्काउंट, ये एंट्री नीचे डलेगी 500 रुपये से। नीचे डलने का मतलब जर्नल प्रॉपर्टी के अंदर। डन? अरे बोलो, यस सर। कैसे बच्चे हो? इसके अंदर हम देखते हैं कोई ऐसी चीज लगेगी काम की। व्हाट टू डू विद दिस वन? बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से, जिसमें से 20,000 रुपये रतन से लेके लगाए हैं। रतन होगा कोई, हमें क्या लेना? 36 रतन है, बताओ ना। एंट्री सोचो रे। तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट मतलब एंट्री में कैश डेबिट, मतलब कैश बुक में भी कैश डेबिट। हाँ, इसमें 80,000 अपने हैं, तो उसे तो हम लिखेंगे टू। 80,000 तो कैपिटल के हैं, और क्योंकि 20,000 किससे लिए हैं? टू रतन का लोन। अगर जर्नल एंट्री बनाऊं तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल 80,000 और टू लोन फ्रॉम रतन 20,000। आप रतन का लोन या लोन फ्रॉम रतन ऐसा लिख ले, दोनों ठीक। सर ये एक लायबिलिटी नहीं हुआ क्या हमने? हाँ, लायबिलिटी तो देख तो सही, मैंने क्रेडिट तो किया है। हाँ, तो आप वो क्रेडिट साइड में नहीं लिख सकते ऐसे? हैं क्रेडिट साइड में? ओ दादा, एंट्री में कैश डेबिट है तो मुझे डेबिट साइड ही तो लिखना पड़ेगा। अरे मैं इसको उससे रिलेट कर रहा था, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है? तुम पता नहीं क्या क्या रिलेट करते हो। अच्छा, और देखो जरा इसके अंदर कोई और अच्छी सी बात हो तो। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। हमारा बैंक में अकाउंट चल रहा है, हमने उसी अकाउंट से पैसा निकाल के बैंक के अंदर ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। एक फॉर्म भरो और पैसा आपके अकाउंट से निकल के फिक्स डिपॉजिट में चले। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। हाँ, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। हाँ, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस इतना ही। अच्छा, इसका असर क्या? दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, समझ गए आप? तो आप इसे यहाँ लिख देंगे बाय फिक्स डिपॉजिट ब्रैकेट में, और बैंक में लिख देंगे पैसा, समझ गए? इसका क्या होगा? सेविंग से करंट में डाले। ड्राइंग्स सेविंग से करंट में डाले तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा टू कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल और बैंक के अंदर अमाउंट आएगा। पल्ले पड़ी, बोलो, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला सेविंग से है, इसको उल्टा कर देते हैं।
बस मैं अभी इसे चेंज कर देते हैं। तो तब तक drawings हो जाएगी। हाँ जी, बताइए ये वाला कह रहा है हमने करंट से सेविंग में भेजे, तो इसमें क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, तो यहाँ बाय ड्राइंग्स इसके अंदर, ठीक है। इसका क्या होगा, अरे वो लोन था ना, तो कह रहा है हमने वो रीपेड कर दिया, इंटरेस्ट के साथ दिया है। अच्छा, जब ये लिया था तो एंट्री क्या डली थी, लोन वाली कैश डेबिट टू लोन फ्रॉम रतन। आज वही लोन फ्रॉम रतन डेबिट हो जाएगा, लोन फ्रॉम रतन डेबिट कर लो। नहीं लिख सकते। रतन नहीं, रतन लोन या लोन फ्रॉम रतन ये लिखेंगे। टू कैश कितना देंगे, इंटरेस्ट भी देना है आज इतना, और कितने महीने हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 महीने नहीं, एक ही महीना है, एक ही महीने का इंटरेस्ट देंगे ना। फिर बताओ फिर क्या करूं भाई, 20,000 का 18% इंटू 1/12 एक महीने का, क्योंकि ये पर एनम मतलब 12 महीने का है और हम इंटरेस्ट 1 महीने का दे रहे हैं, तो निकालते हैं इसे। हाँ 300 आ गया ये 300, तो क्या करूं, मतलब मेरी जेब से 20,300 जाएंगे, 20,000 लोन के, 300 रुपये इंटरेस्ट के, और 300 रुपये खर्चे में डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। इसमें कैश क्रेडिट है, कैश तो क्रेडिट है, बाय लोन फ्रॉम रतन एंड बाय इंटरेस्ट ऑन 20,000 यहाँ और 300 यहाँ, बस इतना काम है। समझ आया है, बहुत अच्छी बात है, तुम नालायक हो। ये है 21, देखिए ज़रा, कोई पॉइंट लगे तो बताना। सर अपन कहते कैसे हैं, जैसे लोन पूरा फ्रॉम 2 अप्रैल तो उससे 3 दिन कैसे लगाते हैं, क्या 2 अप्रैल से 3 दिन बाद हम कितना 5 मानते हैं, 6 मानते नहीं, कौन सा पॉइंट कह रहे हो, हैं। अच्छा ये वाला 2 तारीख वाला गिनेगा, फिर वो वाला दिन गिना जाएगा, 2, 3, 4। बोलो इसके अंदर कोई पॉइंट लग रहा है, मेरे हिसाब से तो एक पॉइंट अच्छा है फिलहाल, बाकी जो तुम कहो। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, कह रहा है हमें 70-100 मिले हैं, 70-100 मिले हैं और 10% कटने के बाद मिले हैं। मतलब सामने वाले बंदे ने जब मुझे पैसा दिया तो उसने 10% ऑलरेडी काट के मुझे 70-100 दिया। मतलब अगर उसने 10% अपने पास रखा तो मुझे जो दिया वो 90% ही है कि नहीं। तो 70-100 को 90% से डिवाइड कर दो तो नॉर्मल वैल्यू 8,000 आ जाएगी। यही वो पैसा है जो मुझे उससे लेना था। एंट्री क्या डालूं? अगर जर्नल एंट्री पे बात करूं तो मैं कैश में 70-100, डिस्काउंट अलाउड में 800 और 2, सामने वाले का नाम है राम। आपको 70-100 की एंट्री अंदर लिखनी है, 2 राम। सर एक सीधे ऐसे नहीं, एक मिनट रुको। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2 राम। 800 रुपये वाली एंट्री नीचे लिखनी है कैश बुक के, यानी कि जर्नल प्रॉपर का पार्ट है। बोलो क्या कह रहे हो? सर ये सीधे सीधे लॉजिक जैसा हमें पता है कि कैश हमें मिला है 10% डिस्काउंट कटने के बाद, तो कैश अकाउंट डेबिट 70-100 और उसका 10% कितना 800 और 70-100 प्लस 800। अरे बेटे बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इसका 10% 720 यहाँ ले लेते हैं और 10% इस वैल्यू का यहाँ आएगा जो कि हमें पता ही नहीं है। तो मुझे पहले यहाँ की वैल्यू निकालनी पड़ी जो कि मैंने इस तरीके से निकाली।
और फिर ये वैल्यू यहाँ आएगी, इस वैल्यू का 10% यहाँ आएगा 800, समझे? अरे पांडे जी कैसी बातें करते हैं आप, बहुत गलत बतियाते हैं, समझ गए? हाँ, उसने 10% अपने पास रख लिया, मुझे तो 90% ही दिया। और अगर ये नालायक 70 to 100 90% है तो 100% वैल्यू निकल गई कितनी? ये 8000 में यहाँ लाया, 8000 का 10% यहाँ रख दिया, 800, 70 to 100 मुझे मिल गए, समझे? कोई बात नहीं, अगर दिमाग आज नहीं लाए कोई हाँ 8th वाला, ओके 8th वाला। अरे 20,000 का हमने ऑर्डर प्लेस किया है और हमने 8,000 रुपये ऑर्डर के साथ ही भेज दिए, तो एडवांस डेबिट हो जाएगा। यहाँ एडवांस दिया है हमने, एडवांस डेबिट टू कैश, तो यहाँ लिखेंगे बाय एडवांस कैश कलम। 12,000 का आज कोई काम नहीं है, वो जब हमारे पास माल आएगा तो परचेज डेबिट हो जाएगी, एडवांस क्रेडिट हो जाएगा और कैश चला जाएगा। हमने बैंक को बोला इतने का ड्राफ्ट बना दो, किसके नाम से? तो बैंक ने बना दिया होगा और बैंक ने 40 रुपये ये भी काटे हैं। एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,000 40 इसके अंदर, 5,000 इसके अंदर, 40 इसके अंदर, ठीक है। लिखोगे कैसे यहाँ पर? बाय श्याम और बाय बैंक चार्जेस 5,000 और 40, समझे? बहुत अच्छी बात है। एक और बचा है, लो ज़रा देखो। वैसे ये मैं करा के आ चुका हूँ, आज मैंने पीछे करा दिया था ये, कि बैंक चार्जेस हम उसी से लेंगे। यहाँ पर डिसऑनर के जो बैंक चार्जेस होंगे वो हम उससे लेंगे। ड्राफ्ट के बैंक चार्जेस हमारे अपना खर्चा है, पर डिसऑनर का बैंक चार्जेस हम सामने वाले से ले सकते हैं। एंट्री, चलो दोनों की एंट्री पे बात कर लेते हैं। पहले की एंट्री बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू राम, ये उस दिन की एंट्री है जब चेक हमने बैंक में भेजा था, जो कि हमें राम से मिला था। बाद में जब चेक डिसऑनर हो गया तो हम राम को फिर से डेटर बना लेंगे, और बैंक जो हमने बढ़ाया था, जो कि बढ़ा नहीं है बल्कि 50 रुपये से कम हुआ है, तो हम ये वैल्यू लेंगे यहाँ पर 5250, और जो डिस्काउंट हमने उसे दिया था वो कैंसिल कर देंगे। अब हमें उससे टोटल 5,450 रुपये लेने हैं, समझ गए? नहीं, इसमें बैंक चार्जेस, बेटा बैंक चार्जेस अलग से शो तब होगा जब वो हमारा खर्चा, जैसे कि ड्राफ्ट के केस में होता है। यहाँ बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से पैसे ज़रूर कटे हैं, पैसे ज़रूर कटे हैं, पर वो पैसे हमारे पास हक है उससे लेने का। किससे? राम से। इसीलिए हमने उसे अपना डेटर बना लिया ज़्यादा से। हाँ, नहीं, बैंक चार्जेस क्रेडिट तो कोई मतलब ही नहीं हो जाए, पैसा तो बैंक में से ही कटा है, तो हम तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक चार्जेस यहाँ ना डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा, और अगर आता भी तो डेबिट में आता, वो भी कब? जब वो बैंक चार्जेस हमारा अपना खर्चा होता, समझे? तो ये है आपके कैश बुक के अच्छे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और हम आगे अच्छी बातों के साथ और टॉपिक्स के साथ यूं ही मिलते रहेंगे।